रुला देने वाली कहानी भाग 1। मेरी माँ से बर्तन धोते हुए कांच का कोई बर्तन टूट गया और उस बात पर मेरी दादी ने शोर मचा दिया। दादी का कहना था कि यह सेट उनकी माँ का दिया हुआ था, इसलिए उनकी माँ की निशानी टूटने से मेरी दादी बहुत नाराज हो रही थी और मेरी माँ को मारने लगी। आवाज़ सुनकर मेरे पापा भी बाहर आ गए और मेरी माँ को अपनी माँ के कहने पर बुरी तरह से पीटने लगे। मेरी माँ के पूरे शरीर पर मार के निशान पड़ गए थे और उनके सर से भी खून बहने लगा था। मार खाते खाते माँ ने जिंदगी पहले बार मेरे पापा को अपनी सफाई देने की कोशिश की तो उस पर मेरा बाप और भी ज़्यादा आग बबूला हो गया। मेरी दादी के कहने पर उस समय मेरे पापा ने मेरी माँ को घर से निकाल जाने का हुक्म दे दिया, साथ ही साथ तलाक देने का फैसला भी सुना दिया। मेरी माँ पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। माँ ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन मेरे बाप को जरा भी दया नहीं आई। जब मेरी माँ अपने कुछ कपड़े उठाकर दोनों बहन भाइयों को अपने साथ ले जाने लगी तो मेरी दादी ने मेरे भाई को गोद में उठा लिया और कहने लगी, यह हमारे खानदान का वारिस है, तुम अपनी बेटी को ले जाओ, हम अपने बेटे को कहीं नहीं जाने देंगे। यह एक और भी जुल्म था जो एक माँ पर किया जा रहा था। उससे उसकी औलाद भी छीनी जा रही थी। मेरी माँ की लाख विनती की बावजूद भी उन दरिंदों पर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं हुआ। जब जिंदगी का मेहरबान हाथ सर से हट जाए तो पैरों के नीचे की ज़मीन भी फट जाती है। ऐसी सूरतें हाल में जब आगे पीछे कोई न हो, उस समय किसी का ठंडी हवा का झोंका बनना हमें सारी उम्र के लिए एक ऐसे धोखे में डाल देता है कि जिससे पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मेरा नाम रुचि है और मैं जिस माहौल में आँख खोली वह इंसानी व्यवहार की तलखी और जहर से भरा हुआ माहौल था। मेरा बाप मेरी माँ के साथ बहुत जुल्म किया करता था और मेरी दादी और मेरी बुआ भी इस मामले में पूरा साथ देती थी। दादा का देहांत हो चुका था। ना जाने मेरे बाप को मेरी माँ पर
किस चीज़ का गुस्सा था कि छोटी बात पर भी छोटी बात पर भी वह मेरी माँ को बुरी तरह से अपने गुस्से का निशाना बनाता था। और यह सब देखकर मैं बचपन से ही दिमागी मैरिज बन चुकी थी। अब मुझे हर मर्द को देखकर डर लगता था और मुझे रोने पर भी बाप और दादी की तरफ से मारपीट का सामना करना पड़ता था। बच्ची होने के बावजूद भी मुझे रोने का हक भी नहीं था और मैं ऐसे ही घूट घूट कर अपनी आँखों के सामने अपनी माँ को मार खाते हुए देखती रहती थी। मैं 5 साल की थी और मुझे याद है कि मेरी माँ उस समय उम्मीद से थी। उसके बावजूद भी मेरा बाप मेरी माँ को मारने से बाज नहीं आता था। कुछ महीनों के बाद मेरी माँ मेरे भाई को जन्म दिया। भाई को देखकर मेरी दादी बहुत खुश हुई और मेरे बाप की तरफ से भी मेरी माँ पर जुल्मों की सितम होते थे, वह कुछ कम हो गए थे, लेकिन पूरी तरह कम नहीं हुए थे। वह कभी कभी माँ पर हाथ उठाने के बाज नहीं आते थे। खानदान का वारिस नहीं देने की खुशी में अब मेरी दादी और मेरी बुआ ने भी मेरी माँ पर जुल्म करने थोड़ा कम कर दिया थे। जब मेरा भाई 6 साल का था तो उस समय मैं लगभग 11 वर्ष की थी हो चुकी थी। न जाने वह कौन सा मनहूस दिन था जब मेरी माँ से बर्तन धोते हुए कांच का कोई बर्तन टूट गया और उस बात पर मेरी दादी ने शोर मचा दिया। दादी का कहना था कि यह सेट उनकी माँ का दिया हुआ था, इसलिए उनकी माँ की निशानी टूटने से मेरी दादी बहुत नाराज हुई थी और मेरी माँ को मारने लगी। आवाज़ सुनकर मेरे पापा भी बाहर आ गए और मेरी माँ को अपनी माँ के कहने पर बुरी तरह से पीटने लगे। मेरी माँ के पूरे शरीर पर मार के निशान पड़ गए थे और उनके सर से भी खून बहने लगा था। मार खाते खाते माँ ने जिंदगी पहली बार मेरे पापा को अपनी सफाई देने की कोशिश की तो उस पर मेरा बाप और भी ज़्यादा आग बबूला हो गया। मेरी दादी के कहने पर उस समय मेरे पापा ने मेरी माँ को घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया, साथ ही साथ तलाक देने का फैसला भी सुना दिया। मेरी माँ पर तो जैसे आसमान
टूट पड़ा था। माँ ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन मेरे बाप को जरा भी दया नहीं आई। जब मेरी माँ अपने कुछ कपड़े उठाकर दोनों बहन भाइयों को अपने साथ ले जाने लगी तो मेरी दादी ने मेरे भाई को गोद में उठा लिया और कहने लगी, यह हमारे खानदान का वारिस है, वह अपनी बेटी को ले जाओ, तुम अपनी बेटी को ले जाओ, हम अपने बेटे को कहीं जाने नहीं देंगे। यह एक और जुल्म था जो एक माँ पर किया जा रहा था। उससे उसकी औलाद भी छीनी जा रही थी। मेरी माँ की लाख विनती की बावजूद भी उन दरिंदों पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं हुआ। यह सब देखकर मेरा भाई, जो उस समय 6 साल का था, बुरी तरह से रो रहा था और कह रहा था कि मुझे माँ के साथ जाना है। लेकिन मेरे बाप ने पर भी थप्पड़ मार चुप करवा दिया। मेरे बाप ने थप्पड़ मारकर चुप करा दिया और मेरी दादी मेरे भाई को जबरदस्ती गोद में ले लिए अंदर चली गई। उसके बाद मेरे बाप ने मेरी माँ और मुझे मार के घर से निकाल दिया। मेरी माँ बहुत देर तक दरवाजे के बाहर बैठी मुझे अपनी सीने से लगाए रोती रही। मोहल्ले वाले भी इकट्ठा हो चुके थे। उनकी तसल्लियाँ और दिलासे जारी थे, लेकिन मेरी माँ का तो सब कुछ लूट चुका था। मोहल्ले वाले मेरे बाप को गालियाँ दे रहे थे, लेकिन उन जाहिलों पर इन चीज़ों का क्या असर हो सकता था। बहुत देर तक वहाँ बैठे रहने के बाद मेरी माँ अपना सामान और मुझे अपनी माँ की घर की तरफ चल पड़ी। मैं जिंदगी में पहली बार अपनी नानी से मिलने जा रही थी, क्योंकि मेरी माँ को अपने घर वालों से मिलने की भी इजाज़त नहीं थी। हालांकि वह इसी शहर में रहती थी। जब मेरी माँ घर पहुंची तो जैसे घर में जल सा आ गया था। उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि बेटा पैदा होने के बाद भी मेरा बाप मेरी माँ को तलाक दे सकता है और फिर बेटे को भी छीन सकता है। मेरी 2 ही मामा थे और दोनों उस समय शादीशुदा थे। नाना इस दुनिया में नहीं थे और नानी ही जिंदा थी। हम दोनों बेटों के रहमो करम पर थी। वह दोनों बेटों के रहमो करम पर थी। उन्होंने अपने बेटों की मिन्नत करके अपनी बेटी को
घर में रहने की इजाज़त तो दिलवा दी। मामा भी शायद इसलिए मान गए थे। शायद उन्हें लगता था कि पापा को अपनी गलती का एहसास होगा और वह मुझे और मेरी माँ को यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन पापा तो जैसे ठान कर बैठे हुए थे। उन्होंने कुछ ही दिनों में तलाकनामा मेरी माँ के पास भिजवा दिया। उसके बाद तो जैसे घर में एक तूफान सा आ गया। सब मेरी माँ के पीछे पड़ गए थे। मेरी दो मामियाँ और मामा मेरी माँ से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। यहाँ तक कि मेरी दोनों मामा मेरी माँ पर ही इल्ज़ाम लगा रहे थे कि तुमने ही अपनी घर नहीं बसाया, ज़रूर तुम्हारा ही कुछ कसूर रहा होगा। जो इंसान ने तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल दिया। घर वालों का यह व्यवहार भी मेरी माँ को अंदर से तोड़ रहा था। लेकिन वह कर भी क्या सकती थी जब पति ने तलाक दे दी हो। उसके बाद भाइयों ने क्या उम्मीद रखी जा सकती है। और जब भाई ऐसे हो तो फिर उनकी पत्नियों कैसे जुल्म का कोई भी मौका हाथ से जाने दे सकती हैं। वहाँ पर रहने के बदले मेरी माँ के घर का सारा काम करना पड़ता था। मैं उस समय 11 वर्ष की थी, इसलिए हर काम में मुझे भी घसीट लिया जाता था और सारा दिन मुझे भी जानवरों की तरह काम करना पड़ता था। मेरी नानी मजबूर थी और कुछ नहीं कर सकती थी। मैं उस समय स्कूल भी जाया करती थी, लेकिन नानी के घर आने के बाद मामा ने मेरी पढ़ाई का खर्च उठाने से मना कर दिया। मेरी माँ ने लोगों के घरों का काम करना चाहा, लेकिन यह भी मेरे मामा की गैरत को गंवार ना हुआ कि लोग क्या कहेंगे कि हम अपनी बहन को नहीं पाल सकते। और लोगों से बात सुनना भी नहीं चाहते थे। मेरी माँ ने मुझे पहले तो कुछ समय तक घर पर बैठाया रखा, लेकिन फिर मेरी नानी ने मामियों की विनती करके मुझे एक सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया और खर्चे के नाम पर मिलने वाले कुछ रुपयों को जोड़ जोड़ कर मेरी स्कूल की फीस भरने लगी थी। मेरी नानी ने जाकर स्कूल के हेड मास्टर से बात की थी कि मुझे यूनिफॉर्म और किताबों के लिए कमी के चलते तंग न किया जाए। मैं उस समय 5वीं क्लास में थी। किसी न किसी तरह से पढ़ते हुए मुझे 3 साल
और बीत गए और मैं 8वीं क्लास में आ गई। अब मैं 14 साल की हो चुकी थी। एक दिन मेरी नानी भी हमें छोड़कर भगवान के पास चली गई। इस घर में नानी ही हमारे लिए घनी छाँव थी। वह भी मैं मुझे छोड़कर चली गई थी। नानी के जाते ही मेरी माँ का उस घर में होना एकदम से बेहाल हो चुका था। सारा दिन गधों की तरह मेरी माँ घर के सारे काम करती रहती और मेरी दोनों मामियाँ मेरे माँ पर हाथ उठाने से भी नहीं चुकी। अब तो मेरे मामा भी अपनी बहन पर हाथ उठाने लगे थे और मुझे भी जरा जरा सी बात पर मारपीट का निशान बनना पड़ा था। मेरी मामियाँ अब घर में हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी और यूं ही एक दिन मेरे मामा ने ज़बरदस्ती मेरी माँ की शादी एक आदमी से करवा दी जिसे पहले से ही मुझे बड़ा बेटा था। मेरी माँ सारी सूरतें हाल में कुछ न कर सकती थी। यूं ही वो मुझे लिए अपने नए पति के पास आ गई। लेकिन माँ के द्वारा किया गया यह फैसला मेरी माँ के हित में अच्छी हुआ। मामा के द्वारा किया गया यह फैसला माँ के हित में अच्छा हुआ था क्योंकि मेरा सौतेला बाप बहुत अच्छा था और उसने हमसे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखा था। उसने मुझे अपनी सगी बेटियां के तरह प्यार किया। उसका एक ही बेटा था जो मुझसे 3 साल बड़ा था। उसे पढ़ने लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह सारा दिन आवारागर्दी किया करता था। मेरे बाप ने मेरा बहुत साथ दिया और मुझे सरकारी स्कूल से हटाकर एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया। मैं तो देख देख कर हैरान होती थी कि कहाँ मेरा अपना सगा बाप मेरी कदर नहीं करता था और मेरी माँ को भी मारता पीटता था और मेरा सौतेला बाप तो मेरी माँ को भी रानियाँ की तरह रखता था और मुझे भी शहजादी समझता था। इस दुनिया में इंसानों की कितनी रंगत होते हैं यह सब मैं धीरे धीरे जान रही थी। अब तक मैं औरत की न कदर ही देखी थी और अब पहली बार किसी घर में औरत की कद्र होते देख रही थी। मेरी सौतेले बाप की मेहरबानी से मैं दिल लगाकर पढ़ रही थी और अब ग्रेजुएशन कर रही थी जब मेरी ज़िंदगी में एक और हादसा हुआ जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी को तहस नहस करके रख दिया।
मेरे उस सौतेले भाई ने कभी भी हम दोनों माँ बेटियों को दिल से स्वीकार नहीं किया था, लेकिन वह अपने बाप की वजह से चुप रहता था। हाँ, हमें देखकर अपनी नाक भाव चढ़ाना और हमसे बात न करने उसकी आदत बन चुकी थी। उसके बाप ने उसे कई बार इस बात पर डांटा भी था, लेकिन वह जवान खून था तो उसे इस बात का कोई असर नहीं होता था। मैं इस समय 20 साल की थी और मेरा ग्रेजुएशन का दूसरा साल चल रहा था, जब एक दिन मेरी माँ और बाप एक हादसे का शिकार हो गए। मोटरसाइकिल से बाजार जा रहे थे। एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी और मोटरसाइकिल बेकाबू होकर रोड के साइड पर खड़ी एक टाली से जा टकराई। मेरी माँ का तो मौके पर दम तोड़ गई थी, लेकिन इस सांस मेरे पापा की सांस अभी चल रही थी। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया था और मेरा सौतेला भाई रोते हुए अस्पताल पहुंचे थे। मैं और मेरा सौतेला भाई रोते हुए अस्पताल पहुंचे थे। मेरा सौतेला बाप, जो मेरे लिए सगे बाप से भी बढ़कर था, पातियों में जकड़ा हुआ था। उसने इशारे से हम दोनों को अपने पास बुलाया और उन्होंने अपने बेटे से कहा, अशोक, मरते वक्त मैं बस तुमसे एक वादा चाहता हूँ कि रुचि का ध्यान रखना। यह तुम्हारी सगी बहन नहीं है, लेकिन सगी बहन ही समझना। मैंने रुचि को अपनी सगी बेटी समझा और उसे सभी बेटियों वाली मोहब्बत दी है। तुम भी मेरे इस रिश्ते का मान रखने और रुचि का ध्यान रखना। यह कहते कहते मेरे पापा ने मेरे सौतेले भाई का हाथ थाम लिया था। मेरा भाई भी उस समय रो रहा था और उसने रोते हुए अपने बाप को वादा किया कि मैं रुचि को अपनी बहन की तरह समझूंगा। मेरा भाई ने वादा लेते ही मेरे पापा इस दुनिया से चले गए थे। यह बहुत बड़ी कयामत थी जो मेरे सर पर टूट पड़ी थी। अब मेरे सर पर मेरे सौतेले भाई के अलावा कोई भी नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी अब आगे मेरे साथ क्या करने वाली है। मम्मी पापा की मौत के बाद मेरा भाई, जो उस समय लगभग 24 साल का था, वह अपने बाप से किया हुआ वादा भूल गया। उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं खामोशी से सब कुछ सहती रहती, क्योंकि मेरे पास उसके सिवा और कोई चारा नहीं था। हम दोनों
माँ बेटी को अपने घर आने वाले इस हादसे का जिम्मेदार समझता था और मुझे मनहूस कहा करता था। मेरी तो उसकी ज़िंदगी से पहले भी कोई कदर नहीं थी, लेकिन मेरे तो बाप ने मुझे शहजादी बनाकर रखा था। अब मेरे भाई ने एकदम से मुझे आसमान से उतारकर ज़मीन पर पटक दिया। मैं तो उस अपने भाई समझती थी। मैं उसे अपने सगा भाई समझती थी, भले ही वह सौतेला था, लेकिन उसने मुझे कभी भी अपनी बहन नहीं माना था। पापा के मरने के बाद पापा की किराने की दुकान मेरे भाई की कब्जे में आ गई थी, जिसे सारी जिंदगी कोई काम ही नहीं किया था। अब उसे कोई रोकने वाला भी नहीं था, तो वह धीरे धीरे गलत आदतों का शिकार होता चला गया और एक ही साल में जुए जैसे लत में लगकर उसने वह पूरी दुकान बर्बाद कर दी। यहाँ तक कि घर भी बेचना पड़ा। अब हम उसी घर में जो मेरे सौतेले बाप की मालकियत था, अब किराएदार बनकर रह रहे थे। लेकिन मेरे भाई ने इस सब से कोई सबक नहीं सीखा था और उसके जुए का सिलसिला लगातार जारी था। घर के हालात ऐसे हो चुके थे कि अब कई कई दिन तक खाने पीने को कुछ नहीं मिलता, तो मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी थी और मुझे अपने रिजल्ट का इंतज़ार था। घर के हालात से मजबूर होकर मैं भाई से जॉब करने की अनुमति मांगी और मैं एक स्कूल में टीचर के पोस्ट पर भर्ती हो गई। वहाँ पर मेरी तनख्वाह अच्छी थी, लेकिन मुझे डर था कि मेरी तनख्वाह को भी मेरा भाई जुए की लत में उड़ा न दे। अभी तक यह मेरा डर नहीं था और यह डर भी बेवजह भी नहीं थी। जो मैं सोच रही थी वैसे ही हुआ। जब मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली तो वह सारे पैसे मेरे भाई ने छीन लिया, बल्कि वह उन पैसों को देखकर भी गुस्से में आ गया और कहने लगा, पूरे महीने की मेहनत के बदले इतने थोड़े पैसे क्यों लाई। मैं उसे भले क्या कहती, जो बिल्कुल ही बेवश और बेगैरत हो चुका था। उसे कभी किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए मैं खामोश रही। दोस्तों, कहानी का शेष भाग 2 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना।